So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. So बच्चों हमारी सीरीज चल रही थी कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स जिसमें हम बात कर रहे थे सक्सेस बूस्टर सीरीज की और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रोटेशनल मोशन जिसका लास्ट लेक्चर है बच्चों। सारे लेक्चर इस वीडियो के चैनल पे अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हो और इस नोट्स का भी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम उन सब के थ्योरी प्लस क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड करो। सब्सक्राइब बटन के साथ चाहे लड़ाई करो चाहे कुछ भी करो, इसको प्रेस हो जाना चाहिए। तो बात करते हैं बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बोलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बच्चों 3-4 फॉर्मूले बनते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को आई रहने दिया, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे 4π² डिवाइडेड बाय t स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई को m के स्क्वायर भी लिख सकते हो बिकॉज k इक्वल टू √I/m होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर जाके देख सकते हो। या ओमेगा को v/r भी लिख सकते हो, तो हाफ आई v²/r², ओके, या हाफ ओमेगा इंटू एल या l²/2i। इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों डायरेक्ट l²/2i पे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी बात आती है इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। ओके, सो ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों? देखो, अगर एल को मैं कांस्टेंट कर दूं तो ई 1/i के इक्वल हो गया, आई को m के स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर एल कांस्टेंट हो गया तो ई किसके इक्वल हो गया? ओमेगा के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। ओके, फिर बात करते हैं वर्क पावर रोटेशन मोशन। अगर रोटेशनल वर्क देखोगे आप तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो वर्क आएगा टॉ थीटा के इक्वल, और अगर टॉर्क वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन θ1 से θ2 लगा दोगे, टॉ डी थीटा से आप वर्क निकाल सकते हो। ओके, जैसे वर्क एनर्जी पावर में आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो, यहां पे भी लगा सकते हो कि वर्क डन बाय टॉर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, या W इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ आई कॉमन ले लिया आपने, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस पावर निकालोगे dw/dt की इक्वल आता है, w को अपन टॉ इंटू थीटा लिख सकते हैं, टॉ कॉमन बाहर ले लिया, dθ/dt बन गया, dθ/dt को हम ओमेगा कहते हैं, तो ये ओमेगा आ गया बच्चों। एवरेज पावर जब आप लिखोगे वो आता है w/t के। ओके, अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस आते हैं जनरली में, देखो कि ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि अगर टॉ 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इस पर बेस एक 2 स्टेप का सवाल और है। आई को आप लिख सकते हो m के स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकते हो आप 2πn। ओके, तो I1 को लिख दिया m के 1 स्क्वायर इंटू 2πn1 विच इज इक्वल टू I2 ओमेगा t को लिख दिया m के 2 स्क्वायर इंटू 2πn2। तो 2π और m तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गए आपके पास k1 स्क्वायर इंटू n1 विच इज इक्वल टू k2 स्क्वायर इंटू n2। ओके, ये जनरली आप फॉर्मूला यूज करते हो जब क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रोटेशन इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज 0 एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता, सबको पता है, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये किसी को पता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, अपन जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो क्या लगाते हैं I1 ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ओके, अब इसको आपने क्या करा हाफ I1 ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये फॉर्म बन गई। अब इसमें से I1 कॉमन ले लिया, इसमें से I2 बाहर ले लिया, तो ये एनर्जी बन गई बच्चों। तो I1 इंटू KR1 मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू I2 इंटू KR2। अब बच्चों अगर जिसका मोमेंटम इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, है ना, या जिसका मोमेंटम इनर्शिया कम होगा उसकी रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखो लिखा है ना यहाँ पे, I1 अगर ज्यादा है तो KR2 ज्यादा होगा, I2 ज्यादा होगा तो KR1 ज्यादा होगा, मतलब वाइस वर्सा है दोनों एक दूसरे के। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी का मोमेंटम इनर्शिया डिक्रीज हुआ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर बच्चों देखो ये एम्स में आया हुआ सवाल है, थ्योरिकल है सवाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट इन गिवन एक्सिस न्यूमेरिकली इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी 1 हो। तो अगर ओमेगा 1 होगा तो बोलो I विच इज इक्वल टू KR हो गया। अच्छा, ये कैसे आया? बोलो K इक्वल टू हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर आएगा, आई निकालोगे 2 इंटू के आर बाई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर ओमेगा 1 हो गया तो आई जो हो गया वो 2 के आर के इक्वल हो गया, इसका मतलब मोमेंटम इनर्शिया जो हो गया काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स हो गया। अब बिकॉज मोमेंटम इनर्शिया जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, इस पर बेस एक सवाल करते हैं। सवाल ये है बच्चों, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है। फिर एक m मास का पार्टिकल आ रहा है v वेलोसिटी से, इसे स्ट्राइक करता है और इसकी रिम पे जाके चिपक जाता है। ओके, और आफ्टर इंपैक्ट आपको पूछा है ओमेगा डैश कितना होगा। ओके, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप देखोगे आई ओमेगा किसका, इस सिलेंडर का, और इस पार्टिकल का देखोगे तो mvr हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब बिफोर कोलिजन आप टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो किसके इक्वल होगी, आई ओमेगा प्लस mvr, इन दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन जैसे कोलिजन हो गई, आफ्टर कोलिजन देखोगे तो क्या लिखोगे, टोटल आई ओमेगा, आई किस किस का लिखोगे, एक तो इस सिलेंडर का प्लस एम आर स्क्वायर इसका, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर हो गया इंटू ओमेगा डैश। यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी, अब दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, इसका मतलब इनिशियल बराबर फाइनल कर दिया आपने, यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल ली, ये आ गया। अब आपको पूछे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज हाफ एम वी स्क्वायर तो इसकी और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसकी। अब आपको पूछे कि आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ, तो आप क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसका, इसका प्लस इस पार्टिकल का, ये देखो, और ओमेगा कौन सा वाला, फाइनल वाला ओमेगा डैश का होल स्क्वायर। ओके, फिर चलते हैं एलन का सबसे मोस्ट पॉपुलर सवाल नीट टेस्ट सीरीज का। लाइट रोड कैरीज 3 इक्वल मासेस ABC as shown in the figure। तो बच्चों आपको ये लाइट रोड के 3 मासेस दिख रहे हैं A, B और C। ये अभी कौन सी पोजीशन में बच्चों, ये यूं आके फिर ये वर्टिकल में आ जाएगी ऐसे। ओके, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन द फिगर, हॉरिजॉन्टल से आपने इसको रिलीज करा, ये वर्टिकल पे आ जाएगी, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों यहां से इसके डिस्टेंस देखो, जब आप किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो वो उस पोजीशन की वहां से डिस्टेंस होती है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस L/3, ये आ गया mg इंटू L/3। बी के लिए लिखोगे mg इंटू L/3 प्लस L/3 कितना हो गया 2L/3, ये आ गया 2L/3। सी के लिए लिखोगे mg इंटू L/3 प्लस L/3 प्लस L/3 वो हो गया L, ये हो गया mg इंटू L, विच इज इक्वल टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई तीनों का लिखोगे mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/3 का होल स्क्वायर, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L/3 का होल स्क्वायर, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L का होल स्क्वायर, ये आ गया इंटू ओमेगा स्क्वायर। पहले ओमेगा निकालो, इतना आया। ओके, अब वी बी लिखोगे तो किसके इक्वल लिखोगे, ओमेगा इंटू एल बी के। ओमेगा कितना निकाला आपने, इतना। एल बी कितनी है बच्चों, L/3 प्लस L/3 विच इज इक्वल टू 2L/3। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा ये। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसेप्ट आता है कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ओके, तो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेटरी मोशन इज कॉल्ड रोलिंग, जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो प्लस रोटेटरी मोशन भी हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रोलिंग बोलते हैं। प्योर रोलिंग की खास बात है, प्योर रोलिंग में क्या खास बात है, अगर सरफेस का कॉन्टैक्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस का वेलोसिटी 0 हो तो उसको आप बोलोगे प्योर रोलिंग। ओके, और इसमें देखो इसका 0 होगा बच्चों, और ये जो सेंटर है ये VCM से जाएगा, और VCM किसके इक्वल होगा, ओमेगा CM इंटू आर के। ओके, लेकिन आपको अगर किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस, विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, VCM प्लस ओमेगा CM क्रॉस आर वेक्टर। जैसे मैं बोलूं आपको ए पॉइंट का निकालना है, ए पॉइंट का लिए निकालोगे तो VCM प्लस ओमेगा CM क्रॉस आर करोगे बच्चा पार्टी, तो ओमेगा इंटू ए की डिस्टेंस कितनी है, ये रही आर, तो आप क्या लिखोगे VCM प्लस ओमेगा आर। VCM, अच्छा ओमेगा आर क्या है, ये भी VCM है। ओके, तो VCM प्लस VCM कितना हो गया 2VCM। इसी तरह से आप अगर बी के लिए लिखोगे
VCM प्लस R/2 आ जाएगा, ये VCM/2 बन जाएगा, 3/2 VCM हो जाएगा। इसी तरह से आप C के लिए लिखोगे तो R तो 0 हो गया, तो टोटल VCM से जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से आप D के लिए लिखोगे, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, नेगेटिव हो जाएगा। या यार देखो ये ओरिजिन हो गया, इसके सारा ऊपर वाला पॉजिटिव, सारा नीचे वाला नेगेटिव, तो माइनस ओमेगा R/4 लिखोगे, ओमेगा इंटू डिस्टेंस कितनी R/4 और ये माइनस का 3/4 VCM। ई के लिए लिखोगे डिस्टेंस कितना R, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ओमेगा R हो जाएगा, तो VCM माइनस VCM कितना हो जाएगा 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 0। उसी को आप क्या बोलोगे, प्योर रोलिंग। अब अगर ओनली ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा हो तो हर पार्टिकल VCM से जाएगा, ये देखो VCM 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 सारा VCM। ओनली रोटेटरी मोशन हो रहा हो तो सारे ओमेगा R से चलेंगे, VCM 0 होगा, ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा R और ओमेगा। लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो बन जाएगा प्योर रोलिंग मोशन। अब बच्चों पॉइंट ए को देखो, ये VCM इधर ओमेगा R इधर, दोनों को मिला दो, VCM प्लस ओमेगा R विच इज इक्वल टू 2 VCM आया था, देखो आ गया 2 VCM। फिर चलते हैं पॉइंट ई का। अच्छा बच्चों VCM इधर है, ओमेगा R इधर है, मतलब एक VCM ये रहा, एक VCM ये रहा, देखो एक VCM ये रहा, एक VCM ये रहा। तो अगर दो मैग्नीट्यूड इक्वल हो 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट √2 पे आता है, √2 VCM। सेम सिचुएशन अगर VCM ये रहा VCM ये रहा, ओमेगा R मतलब एक VCM ये रहा, एक VCM ये रहा, तो ये √2 VCM पे चल जाएगा। सेम सिचुएशन बी पे लिखोगे तो VCM इधर ओमेगा R इधर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वही वापस रिजल्ट आ जाएगा 0। कॉन्टैक्ट पॉइंट का सरफेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 आएगा। ओके, इसका मतलब हमने क्या देखा कि ओनली ट्रांसलेटरी मोशन प्लस ओनली रोटेटरी मोशन विच इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। और प्योर रोलिंग के लिए चारों वेलोसिटी आपको गिवन है कि ए का 2 VCM होगा, ई का √2 VCM होगा, सबको सब डायग्राम में दिख रहा है आपको, एफ √2 VCM होगा, और बी पॉइंट का कितना होगा बच्चों 0 होगा। इसका मतलब आपने देखा कि जैसे जैसे आप ए पॉइंट से डाउन आते जा रहे हो वेलोसिटी कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 VCM था, यहाँ √2 VCM था, यहाँ 0 था, या मैं बोलूँ ए से सी पर आया तो 2 VCM था, फिर VCM था, फिर 0 हो गया। देख लो पहले टॉप पे 2 VCM था, सेंटर पे VCM था, और ये 0 हो गया, ये चारों तो थे ही थे। ओके, फिर आप देखोगे वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए रोलिंग स्फीयर। तो किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना हो बच्चों तो वी नेट कैसे निकालोगे, जैसे ये पॉइंट ले लिया, इस पर आपको नेट वेलोसिटी निकालनी है। ओके, अब VCM तो इधर जाएगा, मतलब V तो इधर जाएगा, और ओमेगा R इधर टेंजेंशियल होगा। तो आप वेक्टर से कैसे निकालते थे, v1² प्लस v2² प्लस 2v1 v2 cos थीटा का रूट। अब प्योर रोलिंग की बात हो रही है तो v जो है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ओमेगा R के। तो यहाँ पे ओमेगा R की जगह v रख दिया आपने, तो इक्वेशन क्या बन गई, v² प्लस v² प्लस 2v² cos थीटा। दोनों को ऐड करा 2v² प्लस 2v² cos थीटा, 2v² को कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos थीटा बच गया अंदर, और 1 प्लस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो 2 cos² थीटा/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2v cos थीटा, मतलब v नेट कितना आ जाएगा 2v cos थीटा/2। अब बच्चों बात करते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी अंडर प्योर रोलिंग के। अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे बच्चों तो इसमें ट्रांसलेटरी भी आएगी प्लस रोटेशनल भी आएगा, मतलब टोटल एनर्जी की बात हो रही है। तो ½ ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई को आपने लिख दिया mk², ओमेगा को लिख दिया v/r, तो स्क्वायर करोगे तो v²/r²। टोटल आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ½1 प्लस k²/r²। ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों, या मैं इसको और बोल सकता हूँ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, तो ई ट्रांसलेटर प्लस ई रोटेशन प्लस ई टोटल वो किसके इक्वल आ गया 1:k²/r² रेशो 1 प्लस k²/r²। बहुत काम में आएगा ये फॉर्मूला जब आप रेशो वाला क्वेश्चन करोगे तो। ओके,
अब बच्चों देखो, सबके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आपको याद रखना है, कोई सा भी रेशो पूछे आपको इससे निकालना है। जैसे मैं बात करूं ट्रांसलेशन अपॉन रोटेशन के लिए, ट्रांसलेशन अपॉन रोटेशन के लिए आएगा 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ट्रांसलेशन अपॉन टोटल के लिए बात करूं, यह आएगा 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो रिंग के लिए और होलो सिलेंडर के लिए सेम रहता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। डिस्क के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए सेम होता है, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, वहां से याद कर सकते हो, और स्फेरिकल शेल मतलब होलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, वहां से याद कर सकते हो। ओके, और ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये वैल्यू पुट कर करके देखोगे ये आंसर आएगा। इस टेबल से बहुत बार सवाल आता है बच्चों नीट जेईई में, तो इसको इग्नोर नहीं करना, पढ़ के जाना। फिर बात करते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। ओके, तो मैंने आपको जब एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में, तो मैंने ये फॉर्मूला बता रखा आपको कि रोटेशनल मोशन में कभी भी एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो आई ओमेगा का एंगुलर मोमेंटम और एक एमबीआर का एंगुलर मोमेंटम, ये वही है। ओके, तो एलसीएम मतलब आई ओमेगा वाला कंपोनेंट और आर एमवी मतलब एमबीआर वाला कंपोनेंट, दोनों ऐड होके टोटल रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है। फिर बात करते हैं बच्चों रोलिंग मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर सवाल दे रखा मैंने लास्ट में कि इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस किस में कन्वर्ट होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या मैं बोलूं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो देखो मैंने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वापिस वही रख दिया बच्चों मैंने, देखो आई को लिख दिया मैंने एम के स्क्वायर, ओमेगा को लिख दिया मैंने वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो टोटल वही फॉर्मूला बन गया। वापस देखो ये रहा हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब यहां से आप अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे इसमें तो वो किसके इक्वल आएगा, एच जो आएगा वो एस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से अगर वी निकालोगे आप, वी रोलिंग, तो वो कितना आएगा √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एच को आप लिख सकते हो एस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा √2gh साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों जब भी बॉडी स्लाइड करती है, ओके, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो वी स्लाइडिंग कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले में, अगर आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0 रख दोगे, ये कितना हो जाएगा √2gh या √2g एस साइन थीटा। इसका मतलब आपने देखा कि जो वी स्लाइडिंग है वो वी रोलिंग से ज्यादा है बच्चों, ये टेस्ट सीरीज का सवाल है, वी स्लाइडिंग जो है वो वी रोलिंग से ज्यादा है। ओके, इसी तरह से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बच्चों, फॉर्मूला लगाओगे काइनेमेटिक्स का, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u 0 है तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2as के। अब v की वैल्यू क्या निकाली आपने, ये रही v की वैल्यू, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेम सिचुएशन वहां पे लगाई थी, सेम सिचुएशन यहाँ पे लगानी है कि अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0 होगा, तो ए स्लाइडिंग कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। इसका मतलब ए स्लाइडिंग जो है वो ए रोलिंग से ज्यादा होगा। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट, टाइम टेकन बाय रोलिंग बॉडी टू रीच द बॉटम। ओके, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे आप, तो यहां से देखोगे तो टी इक्वल टू √2s अपॉन ए आएगा। एस को आप लिख सकते हो एच अपॉन साइन थीटा, बिकॉज एच इक्वल टू एस साइन थीटा था, ये देखो, तो एस को लिख दिया आपने एच अपॉन साइन थीटा, ए की वैल्यू पुट कर दी, एस की वैल्यू पुट कर दी, ये फॉर्मूला आ गया। एक बार तो एस की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक बार एच अपॉन साइन थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, और एक बार ये साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर लिया हुआ है। ओके, व्हेन द बॉडी स्लाइड, आपको पता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0 होगा, इसमें सब में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0 रखोगे तीनों इक्वेशन में, टी स्लाइडिंग कितना हो जाएगा, ये तीनों इक्वेशन वापस बन जाएगी। तो आपने ये देखा कि टी रोलिंग जो है वो टी स्लाइडिंग से ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन मेन ये है कि एक सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, आप सब इनको एक इंक्लाइन प्लेन पे नीचे ले आ रहे हो, तो कौन इस जमीन पर पहले पहुंचेगा, तो जिसका के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कम होगा उसको टाइम कम लगेगा,
वो जमीन पर पहले पहुंचेगा। जिसका के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में पहुंचेगा। जिसका के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इक्वल होगा वो साथ साथ पहुंचेंगे। ओके, ये देखो ये कंसेप्ट। अब सबकी के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने इसलिए बोली थी आपको याद करने के लिए। अब बच्चों के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर से यहां से भी सिस्टम देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का। तो रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर रोल्स ऑन सेम इंक्लाइन प्लेन, देन वेलोसिटी का ये रेशियो रहेगा, एक्सेलरेशन का ये ऑर्डर रहेगा, टाइम का ये ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर आप कोई बॉडी रोल कर रही है ऐसे, तो आपको दिख रहा है कि θ1 ज्यादा है, फिर θ2, फिर θ3। तो जिसका थीटा ज्यादा उसका साइन थीटा ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, उसका टाइम कम। ओके, लेकिन इस पोजीशन में v हमेशा सेम रहेगा। ध्यान रखना, ये टेस्ट सीरीज में भी डालता हूं मैं सवाल कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए केवल रोल कर रही है तो इस पोजीशन में v सेम रहेगा बच्चों। अब कुछ पॉइंट्स है बच्चों, देखो कि फॉर प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन सरफेस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, ऑन ए फिक्स्ड स्मूथ इंक्लाइन सरफेस प्योर रोलिंग जो होगी वो नहीं हो सकती। अगर कोई फिक्स्ड स्मूथ इंक्लाइन प्लेन हो उस पर प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ द सरफेस इज इक्वल टू जीरो इन प्योर रोलिंग। आपको बताया था यही प्योर रोलिंग की डेफिनेशन है। इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कंजर्व रहेगा प्योर रोलिंग में। अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे प्योर रोलिंग में तो वो किसके रेस्पेक्ट में कंजर्व रहेगा, अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इंक्लाइन प्लेन के लिए कुछ 3 पॉइंट है कि अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है या स्लाइड कर रही है तो उनकी वेलोसिटी इक्वल होगी, और वो किससे ज्यादा होगी, रोल करने वाली बॉडी से। एक्सेलरेशन जो होगा वो फॉलिंग के केस में ज्यादा होगा और रोलिंग के केस में मिनिमम होगा। अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और कोई रोलिंग कर रही है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और जो बॉडी फॉल कर रही है वो बॉटम पर पहले पहुंचेगी, और जो बॉडी रोल कर रही है वो लास्ट में पहुंचेगी। ये कुछ पॉइंट है बच्चों जो थ्योरेटिकल सवाल में बहुत काम आते हैं। और लास्ट जो नोट लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर कोई बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग कर रही है तो अगर कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो वर्क डन जीरो होगा ना बच्चों। ओके, फिर बात करते हैं नीट 2013 आईआईटी जेईई 2008 का सवाल है बच्चों। देखो इसी कंसेप्ट से आया हुआ है, दोनों रिपीट हुए दोनों सवाल कि एक बॉडी रोल्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस तो स्मूथ है विद स्पीड v, और रोल्स अप रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो वो रुकने से पहले या रेस्ट में आने से पहले कितनी हाइट गेन करेगा, वो आता है h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर आपको याद होना जरूरी है। तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए पुट करोगे तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, 7v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10g। होलो स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर पुट करोगे उस टेबल से जो अभी पहले पढ़ी अपन ने 5 मिनट, वो आएगा 5v स्क्वायर अपन 6g। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए सेम होता है, आपको बताया था के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो हाइट भी सेम होगी। और रिंग और होलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर सेम होता है, तो उन दोनों के लिए भी सेम रहेगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि इफ ऑल दिस बॉडीज ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो सॉलिड स्फीयर जो होगा वो मिनिमम हाइट तक जाएगा और रिंग जो होगी वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। ओके, अब 2-3 सवाल कर लेते हैं बच्चों इसके ऊपर। ये पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट्स एंगुलर मोमेंटम जो है वो l है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना बच्चों आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv स्क्वायर अपॉन r के। अब बच्चों v निकालना पड़ेगा आपको, तो l इक्वल टू mvr लगाओगे तो v किसके इक्वल आ जाएगा, l अपॉन mr के। तो v की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, l क्यूब अपॉन l स्क्वायर अपॉन mr क्यूब। दूसरा क्वेश्चन, ए सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ l। इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग इट्स स्पीड एट द बॉटम। फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, √2gl डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे। अब आप सोच रहे होगे ये सॉलिड है या होलो है, कुछ भी नहीं बोले, सॉलिड मानना है।
तो सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो बच्चों, ए थिन होलो सिलेंडर स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग विद द स्पीड v और रोल्स विद द सेम, अच्छा विदाउट रोटेटिंग मतलब ट्रांसलेटरी, ओके, और रोल्स विद सेम स्पीड विदाउट स्लीपिंग मतलब प्योर रोलिंग, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो होलो सिलेंडर के लिए कितना होता है बच्चों, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1, जैसा कि रिंग के लिए होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है या जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, रेशियो निकालोगे 1/2 आएगा। इसी तरह से when a sphere of moment of inertia I rolls down with an inclined plane, then find the percentage of rotational kinetic energy total, E rotation divided by E total into 100 निकालना है आपको। E rotation कितना होता है, के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, E total कितना होता है 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए देखो कुछ भी नहीं मान बोला है आपको, तो सॉलिड स्फीयर आपको कंसीडर करना है। तो 2/5 डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर 1 प्लस 2/5 विच इज इक्वल टू 7/5, 2/7 इंटू 100 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 28.6% आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वापस आ गया। ए बॉडी ऑफ मास एंड रेडियस आर रोलिंग विद अ वेलोसिटी v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और वर्टिकल हाइट कितनी जाती है 3v²/4g। आपको बताना है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी कौन सी है। तो देखो 3v²/4g किसके लिए आया था, या तो वो डिस्क है या वो सॉलिड सिलेंडर है ना। तो आप बोलोगे कि जो बॉडी का जो शेप है वो या तो डिस्क होगी या सॉलिड सिलेंडर होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम स्क्वायर होगा, ओके। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स टू रोल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, बताया था अभी आपको जब पढ़ा रहा था, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी होती है। देखो बच्चों यहाँ पढ़ाया था मैंने आपको कि जो mgh होता है वो किस में आता है, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों में काम में आता है, ओके। ये पहले पेज पे पढ़ाया था आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी होती है, L²/2I होती है। अब बच्चों देखो ये सवाल वापस रिपीट हो गया, अगर डिस्क है तो वो कितनी हाइट पे जाएगी 3v²/4g, ये देखो। और दूसरा सवाल क्या था, अगर 3v²/4g तक जा रही है तो क्या क्या हो सकता है, शेप, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। ये IIT JEE में आया हुआ है, नीट 2013 में आया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो डायरेक्ट ट्रिक से भी हो जाते हैं सवाल कुछ कुछ। तो आज हमारा रोटेशनल मोशन चैप्टर हो गया खत्म। कल हम चालू करेंगे वर्क एनर्जी पावर। पूरा कोर्स करना है बच्चों फिजिक्स का मार्च तक। तो स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।